नमस्कार विद्यार्थियों, मैं रेणु धामानी आज आपको राजनीति विज्ञान कक्षा 12 के चैप्टर 10 संघीय कार्यपालिका के बारे में पढ़ाऊंगी। संघीय कार्यपालिका जिसमें एक वर्ड आ रहा है संघीय। संघीय क्या है बच्चों? आप सबको पता होना चाहिए कि हमने भारतीय संविधान में संघीय स्वरूप को अपनाया है और इसी संघीय स्वरूप के कारण जो है हमारे यहाँ पर सरकार के दो स्तर होते हैं। एक स्तर है केंद्र सरकार और दूसरा स्तर है राज्य सरकार। केंद्र स्तर पर संघ सरकार होती है। केंद्र स्तर पर कौन होती है? संघ सरकार होती है और राज्य स्तर पर राज्य सरकारें होती है और इनकी शक्तियों का विभाजन संविधान में वर्णित है। ये हम पिछले अध्याय में चर्चा कर चुके हैं। तो केंद्र स्तर पर संघ सरकार होती है और राज्य स्तर पर राज्य सरकार होती है। तो संघ सरकार की जो कार्यपालिका है वो किस तरीके से कार्य करती है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि संघ सरकार के 3 अंग हैं। पहला है व्यवस्थापिका, दूसरा है कार्यपालिका और तीसरा है न्यायपालिका। ये 3 सरकार के अंग हैं और इन तीनों जो सरकार के अंग हैं उसका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 5 में किया गया है। और ये जो सरकार के 3 अंग हैं उसमें सबसे पहला अंग है व्यवस्थापिका, जिसका दूसरा नाम है बच्चों संसद, और दूसरा है कार्यपालिका, तीसरा न्यायपालिका। व्यवस्थापिका कानून बनाती है। कानून बनाने का कार्य व्यवस्थापिका करती है। उन कानूनों को समस्त देश में चलाने का कार्य कार्यपालिका करती है और न्यायपालिका उन कानूनों की सुरक्षा करती है। वे कानून जो कि व्यवस्थापिका ने बनाए हैं, कार्यपालिका ने लागू किए हैं, उन कानूनों की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी किसके पास होती है? न्यायपालिका के पास होती है। तो हम इन संघ सरकार के तीनों अंगों में से पहले अंग के बारे में चर्चा करेंगे जिसका नाम है कार्यपालिका। संघीय कार्यपालिका की बच्चों अगर हम बात करें तो संघीय कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और उपराष्ट्रपति ये सब जो है वो संघीय कार्यपालिका के हिस्से माने जाते हैं। तो आज हम इस अध्याय में संघीय कार्यपालिका के बारे में अध्ययन करेंगे। राष्ट्रपति क्या है, राष्ट्रपति को कैसे चुना जाता है, उसे पदच्युत कैसे किया जाता है, प्रधानमंत्री के बारे में, मंत्रिपरिषद के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति के बारे में चर्चा करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपने भारतीय संविधान की प्रस्तावना में एक वर्ड सुना था गणराज्य। गणराज्य कि भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य, संप्रभुत्व संपन्न वाला राज्य है। तो गणराज्य का मतलब यहां पर यह था कि हमारे देश के गण का जो प्रमुख है वो क्या होगा? निर्वाचित है। ब्रिटिश राज की तरह वंशानुगत नहीं है। यहाँ का जो राष्ट्राध्यक्ष है वो निर्वाचित होता है। इसी आधार पर भारत को गणराज्य माना गया। तो आप ये बात तो समझ ही गए होंगे कि राज्य का प्रथम नागरिक, राज्य का प्रमुख, पूरे राष्ट्र का प्रमुख किसको माना जाता है? राष्ट्रपति को माना जाता है। और ये बात हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में मिलती है। और राष्ट्रपति के बारे में चर्चा की अगर हम बात करें 52 से लेकर 62 तक हमें राष्ट्रपति के बारे में उल्लेख मिलता है। अब बात आती है कि जो भी राष्ट्रपति बनेगा उसमें क्वालिटी क्या होनी चाहिए, उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए। अगर कोई भी भारतीय नागरिक राष्ट्रपति बनना चाहता है तो उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए।
वो भारत का क्या होना चाहिए? नागरिक होना चाहिए। इसके अलावा लोकसभा का सदस्य बनने की उसमें योग्यता होनी चाहिए और वो किसी भी लाभकारी पद पर आसीन न हो, ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाया जा सकता है। उसके बाद आता है कि राष्ट्रपति को चुना कैसे जाता है। तो राष्ट्रपति को चुनने के लिए हमारे भारतीय संविधान में वर्णन है क्या कि राष्ट्रपति को एक निर्वाचक मंडल के माध्यम से चुना जाता है। किसके माध्यम से चुना जाता है? निर्वाचन मंडल के माध्यम से चुना जाता है। और इस निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होता है बच्चों? ध्यान रखना, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा। आप सबको पता होना चाहिए कि लोकसभा और व्यवस्थापिका संसद के दो सदन है। केंद्र स्तर पर संसद कानून बनाने का काम करती है अपने दो सदनों के माध्यम से, लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित प्रतिनिधि और राज्यों में जो विधानसभाएं होती है, वो विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य मिलकर के राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए। और यहां से एक प्रश्न भी बन सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। तो आपका आंसर होगा कि राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के माध्यम से होता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य मिलकर के राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति को कैसे चुना जाता है। आपने इस आधार पर समझा कि राष्ट्रपति को जनता प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुनती है। आपसे पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता चुनती है या अप्रत्यक्ष रूप से? तो आपका आंसर होगा अप्रत्यक्ष रूप से। अब है कि राष्ट्रपति को जो चुना जाता है उसकी निर्वाचन प्रणाली क्या है। इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 55 में किया गया है कि निर्वाचन में कौन सी प्रणाली अपनाई जाएगी। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर राष्ट्रपति को चुना जाता है। अब आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये होता क्या है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। देखो बच्चों, भारत में ज्यादातर चुनाव जो है वो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के माध्यम से होते हैं कि पहले जिसके सबसे ज्यादा वोट आते हैं वही जीतता है। लेकिन भारत में राष्ट्रपति और राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर होता है। इसका मतलब यह है कि राष्ट्रपति के रूप में जो भी प्रत्याशी खड़ा होता है, उन प्रत्याशियों के नाम सबके, जैसे ए, बी, सी और डी, ये चार राष्ट्रपति के दावेदार हैं। तो इन चारों के नाम जो है मत पत्र पर लिखे जाते हैं। अब जो भी सांसद या विधायक वोट देता है वो क्या करता है? वरीयता क्रम लिखता है कि मैंने बी को ए दिया, ए को 2 वरीयता दी, इसको 3 वरीयता दी और इसको 4 वरीयता दी। सभी ऐसे वोट करते हैं। मान लो किसी ने एक ही वरीयता 2 जनों को दे दी, तो वहां पर उसका जो मतदान है वो निरस्त माना जाता है। तो इस आधार पर जो है एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। अब जो भी वोट करेंगे, संसद जो है वो नई दिल्ली में अपना मत करते हैं, जबकि राज्य विधानसभाओं के जो सदस्य हैं वो अपनी राजधानियों में मतदान कर सकते हैं। अब बात आती है कि संसद के सदस्य और राज्य विधानसभाओं के जो सदस्य हैं वो सभी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, लेकिन सांसद के मत का मूल्य और विधायक के मत का मूल्य जो है उनकी जनसंख्या के आधार पर निर्धारित होता है। जैसे कि मैं बोलूं कि राजस्थान विधानसभा के जो सदस्य हैं उनके मत का मूल्य और यूपी की विधानसभा के सदस्य के मत का मूल्य अलग अलग होता है, क्योंकि यूपी की जनसंख्या ज्यादा है जबकि राजस्थान की जनसंख्या कम है। तो विधायक के मत का मूल्य हम कैसे निकालेंगे, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो देखिए बच्चों, विधायक के मत का मूल्य अगर आपको ध्यान रखना है तो उस राज्य की जनसंख्या, मान लो उस राज्य 6 करोड़ है। अब वहां पर उस राज्य विधानसभा के कुल
निर्वाचित विधानसभा के जो सदस्य होते हैं, राज्य की विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्य संख्या, राज्य विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या सबकी अलग अलग है। जैसे राजस्थान विधानसभा में कितने हैं? 200 है। राजस्थान विधानसभा के जो सदस्य हैं वो कितनी सीटें हैं? 200 सीटें हैं। तो यहां पर कितने आ जाएंगे? 200। 200 में 6 करोड़ का भाग देने के बाद जो भागफल आएगा, उस भागफल में 1000 का भाग देने पर जो संख्या आएगी वो एक विधायक के मत का मूल्य माना जाएगा। तो इस प्रकार विधानसभा, राज्य विधानसभा के विधायकों के मत का मूल्य ज्ञात किया जाता है। उस राज्य की जनसंख्या में वहां पर जितने विधायकों की संख्या है उसका भाग देंगे, भाग के बाद जो भागफल आएगा उसका दोबारा 1000 में भाग देंगे तो एक विधायक के मत का मूल्य आ जाएगा। उसके बाद है सांसद के मत का मूल्य कैसे ज्ञात करें। अब आपने इसके आधार पर हर राज्य के विधायक के मत का मूल्य ज्ञात कर लिया तो सभी विधायकों के, सभी राज्यों के, जो भारत के जो 28 राज्य हैं और जो केंद्र शासित प्रदेश है, उनकी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के मतों का मूल्य तो ऊपर रखा जाएगा और सांसदों, जितने भी सांसद निर्वाचित है लोकसभा और राज्यसभा दोनों में, उनकी सदस्य संख्या को हम नीचे रखेंगे। मान लो यहां पर मतों का मूल्य जो है 5 लाख है, 5 लाख मतों का मूल्य है। जितने भी भारत में राज्य हैं उनके मतों का मूल्य 5 करोड़ मान लो, लगभग 5 करोड़ है। यहां लिख लेते हैं 5 करोड़ है। अब 5 करोड़ में मान लो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की संख्या को यहां पर लिखा जाता है। जो भी आएगा उसमें हम क्या आ जाएगा? एक सांसद के मत का मूल्य आ जाएगा। तो इस प्रकार सांसद और विधायकों के मतों का मूल्य ज्ञात किया जाता है और इन ज्ञात मूल्यों के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। अब बात आती है कि राष्ट्रपति को चुनाव के लिए वरीयता क्रम दिया जाता है और वरीयता क्रम में जिसमें सबसे ज्यादा फर्स्ट वरीयता होती है उसको राष्ट्रपति बना दिया जाता है। लेकिन हमारे संविधान में ये उपबंध है कि राष्ट्रपति के चुनाव में जो मत का मूल्य डाला जाता है वो उसका न्यूनतम कोटा भी उसको मिलना चाहिए। मतलब ये है, जैसे मैं बोलूं कि आपको एग्जाम में पास होने के लिए 33% चाहिए, उससे नीचे अगर आप आते हैं तो फेल हो जाते हैं उस सब्जेक्ट में। वैसे ही राष्ट्रपति का चुनाव अगर आप लड़ते हैं तो राष्ट्रपति के चुनाव में लड़ने पर आपको न्यूनतम कोटा भी हासिल करना पड़ता है। तो न्यूनतम कोटा आप कैसे हासिल करेंगे बच्चों? कुल डाले गए वैध मत जो है उसमें 1+1 मतलब 2 का भाग देने पर जो संख्या आएगी वो न्यूनतम कोटा माना जाएगा। जैसे कि मैं बोलूं कि राष्ट्रपति बनने के लिए 50,000 उसको मत चाहिए, माना कि 50,000 न्यूनतम कोटा है। अगर मान लो सबसे ज्यादा A, B, C और D, सबसे ज्यादा जो वोट इसको 45,000 मिले, इसको 40,000 मिले, C को 35,000 मिले और D को 30,000 मिले, तो यहां पर न्यूनतम कोटा किसी को भी नहीं मिला। तब हम क्या करेंगे? तो जो सबसे नीचे जिसका वरीयता क्रम है उसके वोट को इन तीनों में बांट दिया जाता है और तब तक बांटा जाता है जब तक कि न्यूनतम कोटा प्राप्त ना हो जाए। और न्यूनतम कोटा जिसने प्राप्त कर लिया उसी को राष्ट्रपति पद का दावेदार माना जाता है। तो आपने समझा सांसदों के मत का मूल्य कैसे निकालेंगे, विधायक के मत का मूल्य कैसे निकालेंगे और न्यूनतम कोटा कैसे हासिल करेंगे, उसके आधार पर राष्ट्रपति को चुना जाता है। अब बात आती है कि राष्ट्रपति जो कि चुना गया है वो कितने वर्ष तक रहेगा? 5 वर्ष तक। 5 वर्ष उसका कार्यकाल होता है। वो दोबारा भी राष्ट्रपति चुनाव लड़ सकता है, लेकिन परंपरा यह है कि दूसरी से तीसरी बार राष्ट्रपति चुनाव नहीं लड़ता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद
ऐसे राष्ट्रपति है जो इन्होंने राष्ट्रपति में 2 कार्यकाल को पूरा किया था। उसके बाद आता है पुनः चुनाव लड़ सकता है, मैंने बता दिया। कार्यकाल समाप्त होने से पहले भी क्या दे सकता है? त्याग पत्र दे सकता है। कौन? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल अगर आपसे पूछे तो आपका आंसर होगा 5 वर्ष। अब बात आती है कि राष्ट्रपति को कौन कौन से विशेषाधिकार दिए हुए हैं। देखो बच्चों, आप सबको पता है कि राष्ट्रपति राज्य का प्रथम नागरिक होता है और जितने भी हमारे उच्च पदाधिकारी हैं उन सभी उच्च पदाधिकारियों के सर्वोच्च स्तर पर आते हैं राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति को माना जाता है हमारे देश का आदर्श। तभी कहा जाता है कि वो न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा। इसके अलावा उसके कार्यकाल में उसको बंदी नहीं बनाया जा सकता, ना ही उस पर किसी प्रकार की कोई फौजदारी कार्रवाई की जा सकती है। वो न्यायालय में भी प्रस्तुत नहीं होगा, उसके विरुद्ध फौजदारी मामला भी नहीं चलाया जा सकता, उसके किसी मामले के लिए वो न्यायालय के प्रति जवाबदेही नहीं है। इसके अलावा अगर उसके विरुद्ध दीवानी मुकदमा है तो उससे पहले उसको 2 माह का नोटिस दिया जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि राष्ट्रपति को विशेष विशेषाधिकार मिले हुए हैं। अब बात आती है बच्चों कि राष्ट्रपति को हटाया कैसे जा सकता है। तो इसका उल्लेख हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में आपको देखने को मिलेगा। महाभियोग एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया है बच्चों? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। इस अर्ध न्यायिक प्रक्रिया में राष्ट्रपति संविधान के नियमों का उल्लंघन करता है, कदाचार करता है, तो संसद के दोनों सदनों के 2/3 सदस्य बहुमत के द्वारा अगर इस बात को, उसके आरोप को सिद्ध कर देते हैं तो राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। तो ध्यान रखना, महाभियोग कब लगेगा? संविधान का अतिक्रमण करने पर। इसके अलावा महाभियोग किसी भी सदन में लाया जा सकता है। आप राज्यसभा में भी लेकर के जा सकते हो और लोकसभा में भी लेकर के जा सकते हो। अगर महाभियोग का प्रस्ताव लाने के लिए संसद के 1/4 सदस्य कहे कि राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लगाया जाना चाहिए और अगर उसको किसी एक सदन में प्रस्तुत करे तो महाभियोग का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है। उसके बाद है कि एक सदन ने अगर उसको 2/3 बहुमत से पारित कर दिया तो वो दूसरे सदन में जाता है। दूसरा सदन उसकी क्या करता है? जांच करता है और जांच करने पर राष्ट्रपति अपने लिए सफाई प्रस्तुत करता है दूसरे सदन के सामने। लेकिन मान लो राष्ट्रपति पर जो आरोप लगाया गया है वो सिद्ध हो जाता है और दूसरा सदन भी अगर 2/3 बहुमत से पारित कर देता है तो राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। तो ये है राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया। अब बात आती है कि राष्ट्रपति का पद अगर रिक्त होता है तो रिक्त होने की स्थिति में आप सबको पता होना चाहिए कि कार्यकारी राष्ट्रपति बनाया जाता है उपराष्ट्रपति को। किसको बनाया जाता है? जो भी भारत का उपराष्ट्रपति होगा उसको राष्ट्रपति पद का कार्यभार दिया जाएगा, लेकिन वो भी केवल 6 माह तक ही कार्य कर सकता है। 6 माह के अंदर अंदर राष्ट्रपति जी के दोबारा चुनाव कराने होंगे। अब मान लो कि राष्ट्रपति बीमार है तो उस स्थिति में उपराष्ट्रपति जी कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद न लेते हुए भी राष्ट्रपति की समस्त जिम्मेदारियों का निर्वहन कर सकते हैं। अब बात आती है, मान लो भारत का राष्ट्रपति का पद रिक्त है, उपराष्ट्रपति भी त्यागपत्र उस टाइम दे रखा हो, तो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे वो राष्ट्रपति के पद पर कार्यवाहक राष्ट्रपति की भूमिका निभाएंगे। भारत के मुख्य न्यायाधीश। ये आपको पता होना चाहिए कि उपराष्ट्रपति न होने पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया जाएगा। तो आपने राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति के पास में क्या क्या शक्तियां हैं। तो शक्तियों को पढ़ने से पहले मैंने इसको डिवाइड किया है 4 भागों में। कार्यपालिका शक्ति, दूसरा है विधायी शक्ति, तीसरा है वित्तीय शक्ति और चौथा है न्यायिक शक्तियां। इन शक्तियों के आधार पर हम राष्ट्रपति की शक्तियों को समझेंगे। अब सबसे पहले आता है
कार्यपालिका से संबंधित शक्तियां। कार्यपालिका से संबंधित शक्तियों में आप सबको पता होना चाहिए कि भारत की कार्यकारी शक्तियां का प्रमुख जो है संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति को माना गया है। यह हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 में आपको देखने को मिलेगा कि हमारे राष्ट्र का कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन है, राष्ट्रपति, और समस्त देश का प्रशासन राष्ट्रपति के नाम से ही चलता है और राष्ट्रपति के नाम से ही समस्त नियुक्तियां होती है। आप सबको पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति ही प्रधानमंत्री को चुनता है, बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री पद के लिए आमंत्रित करता है और प्रधानमंत्री की सलाह पर ही मंत्री परिषद के सदस्यों को चुनता है। तो मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री को चुनने का कार्य कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। उसके बाद सर्वोच्च व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को चुनने का कार्य भी राष्ट्रपति जी के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा महान्यायवादी भारत का प्रमुख विधि सलाहकार माना जाता है। महान्यायवादी को किसको, विधि सलाहकार राष्ट्रपति जी का, तो इसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। उसके बाद महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करता है और आप सबको पता होना चाहिए तीनों सेनाओं के जो सेना अध्यक्ष है उनकी नियुक्ति करने का कार्य भी कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, क्योंकि तीनों सेनाओं का जो सर्वोच्च कमांडर होता है वो किसको माना जाता है, राष्ट्रपति को माना जाता है। राष्ट्रपति को तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर माना जाता है, इसीलिए थल, जल और वायु तीनों सेनाओं के जो सेनाध्यक्ष है उनकी नियुक्ति करने का कार्य भी राष्ट्रपति करता है। उसके बाद आता है संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करने का कार्य भी राष्ट्रपति जी करते हैं। उसके बाद जो विदेशों में राजदूत लगे हुए हैं उन राजदूतों की और वहां पर जो उच्च आयुक्त लगे हुए हैं उनकी नियुक्ति करने का कार्य भी कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं। तो आपने देखा प्रधानमंत्री को, मंत्री परिषद के सदस्यों को, महान्यायवादी को, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को, इन सभी सदस्यों की नियुक्ति करने का कार्य कौन करता है, राष्ट्रपति जी करता है। इसके अलावा आप सबको ये भी पता होना चाहिए विभिन्न प्रकार के जो आयोग बने हुए हैं जैसे अन्य पिछड़ा आयोग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आयोग, इनके अध्यक्षों की नियुक्ति का कार्य भी कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। इसके अलावा भी कार्यकारी संबंधित अनेक कार्य राष्ट्रपति जी के द्वारा किए जाते हैं। वो कैसे, देखिए, युद्ध की घोषणा व शांति संधियां करने की जिम्मेदारी भी किसकी होती है, राष्ट्रपति जी की होती है। इसके अलावा विदेशी मामलों की देखभाल की जिम्मेदारी भी राष्ट्रपति के पास होती है। संसद द्वारा जो भी पारित कानून है उनको लागू करना, आप सबको पता होना चाहिए कि हमारे देश में कानून बनाती है संसद। वो कानून तब तक नहीं बनता जब तक कि राष्ट्रपति जी उस पर हस्ताक्षर नहीं कर दे और राष्ट्रपति कार्यपालिका के सामने प्रस्तुत करता है कि आप इसको पूरे देश में लागू करो। तो संसद ने जो भी कानून बनाए हैं उन कानून को लागू करवाने की जिम्मेदारी किसकी होती है, राष्ट्रपति जी की होती है। उसके अलावा केंद्र सरकार के निर्णयों की सूचना राष्ट्रपति को देता है कौन, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी होती है कि वो जो भी केंद्र सरकार के निर्णय हैं उनकी सूचना राष्ट्रपति जी को प्रदान करे। इसके अलावा अनुच्छेद 78 के अनुसार, अनुच्छेद 78 यही कहता है कि केंद्र सरकार के जो भी निर्णय हैं उनकी सूचना राष्ट्रपति जी को उपलब्ध करवाने का कार्य प्रधानमंत्री जी करेंगे। इसके अलावा किसी भी मंत्री का कोई भी निर्णय है उस निर्णय पर पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति जी कह सकते हैं। ये सभी कार्य राष्ट्रपति कार्यपालिका संबंधी शक्तियों के अंतर्गत करते हैं। अब हम बात करते हैं विधायी शक्ति। विधायी शक्ति का मतलब है कानूनी शक्तियां, कानून बनाने में या संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति जी का क्या योगदान माना जाता है। तो आप सबको पता होना चाहिए कि संसद के अधिवेशन को बुलाने और स्थगित करने का अधिकार किसका है, राष्ट्रपति जी का है। कि सदन के
जो भी अधिवेशन होगा, अधिवेशन में भी आपको यह ध्यान रखना कि जब लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार सत्र होता है, उसका संबोधन भी राष्ट्रपति जी करते हैं। हर साल जो पहला सत्र होगा उसका संबोधन भी कौन करता है? राष्ट्रपति जी करते हैं। अब ध्यान रखना कि साधारण विधेयक के मामले में अगर दोनों सदनों में गतिरोध हो जाता है तो उस समय संयुक्त बैठक बुलाने की जिम्मेदारी भी राष्ट्रपति जी के पास होती है। तो देखिए, संसद अधिवेशन वर्ष में 2 बार बुला सकता है, ये अधिकार भी राष्ट्रपति जी के पास है। लोकसभा को 5 साल से पहले भंग करने का अधिकार भी राष्ट्रपति जी के पास है। अगर प्रधानमंत्री सलाह दे या प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति लोकसभा को समय से पहले भी भंग कर सकता है। उसके बाद आता है राज्यसभा के 12 सदस्य। 12 सदस्य कौन होते हैं? जो कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा में महारत जिसको हासिल होती है, उन सदस्यों को राष्ट्रपति जी के द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो ध्यान रखना, राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत करने का कार्य भी कौन करता है? राष्ट्रपति। इसके अलावा लोकसभा के 2 सदस्य, अगर आंग्ल समुदाय को बहुमत नहीं मिला तो लोकसभा के 2 सदस्यों को मनोनीत करने की जिम्मेदारी भी किसकी है? राष्ट्रपति जी के पास आ जाती है। इसके अलावा साधारण विधेयक पर मैंने आपको बताया कि साधारण विधेयक के मामले में अगर दोनों सदनों में गतिरोध हो जाए तो उस समय संयुक्त अधिवेशन बुलाने की जिम्मेदारी भी राष्ट्रपति जी के पास आ जाती है। आप ध्यान रखना, मैंने बताया भी था कि संसद के दोनों सदनों ने कोई विधेयक पारित कर दिया, लेकिन वो कानून तब तक नहीं बन सकता जब तक कि राष्ट्रपति जी उस पर हस्ताक्षर ना कर दे। तो ध्यान रखना, राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना कोई भी विधेयक कानून नहीं बन सकता। एक आपका जो लास्ट विधायी शक्ति है, अध्यादेश। ध्यान रखना कि संसद का अधिवेशन नहीं चल रहा हो, संसद का अधिवेशन नहीं चल रहा हो, तब राष्ट्रपति के द्वारा कानून व्यवस्था को चलाने के लिए अध्यादेश जारी किया जाता है। और ध्यान रखना कि जो अध्यादेश होता है उस अध्यादेश को कानून का रूप बनाने के लिए अगले सत्र में जब संसद का अधिवेशन आएगा तो उस समय इस अध्यादेश को पेश किया जाना चाहिए। मान लो अध्यादेश लागू होने के बाद संसद का जो प्रथम सत्र हुआ उसमें इस अध्यादेश को पेश नहीं किया और राष्ट्रपति जी ने भी इसको रद्द नहीं किया, तो 6 सप्ताह के बाद, कब? 6 सप्ताह के बाद ये अध्यादेश स्वतः ही रद्द समझा जाता है। तो अध्यादेश से संबंधित ध्यान रखना कि जब संसद का अधिवेशन नहीं चल रहा हो तो राष्ट्रपति जी द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है। अब बात करते हैं वित्तीय शक्तियों की। राष्ट्रपति जी, ध्यान रखना, साधारण विधेयक के मामले में संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है, लेकिन जो धन विधेयक होता है, धन विधेयक कर लगाना, कर हटाना, ऋण की अग्रिम जो जमानतें हैं, इन सबको हम धन विधेयक के अंतर्गत शामिल करते हैं। तो धन विधेयक लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है और लोकसभा में तभी प्रस्तुत होगा जब राष्ट्रपति उसकी पूर्वानुमति प्रदान करते हैं। तो ध्यान रखना, धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही लोकसभा में प्रस्तुत होता है। इसके अलावा आकस्मिक निधि पर राष्ट्रपति जी का अधिकार होता है। आकस्मिक निधि वह निधि है जब राष्ट्र में कोई अति आवश्यक कार्य हो और कभी भी उसमें क्या निकाली जा सकती है? राशि निकाली जा सकती है। तो आकस्मिक निधि पर भी राष्ट्रपति का अधिकार होता है। वार्षिक बजट तथा रेल बजट राष्ट्रपति की अनुमति से ही प्रस्तावित होता है। इसके अलावा ध्यान रखना कि राष्ट्रपति पूरक बजट भी ला सकते हैं। मान लो बजट की ज्यादा आवश्यकता हो गई तो पूरक बजट लाने का काम भी राष्ट्रपति जी के पास है। इसके अलावा हर 5 साल में वित्त आयोग का गठन करने की जिम्मेदारी भी राष्ट्रपति जी के पास है। और वित्त आयोग का गठन इसलिए किया जाता है ताकि राज्य और केंद्र सरकारों में करों के बंटवारे को लेकर वित्त आयोग का गठन किया जाता है और वित्त आयोग के गठन की जिम्मेदारी भी किसकी है? राष्ट्रपति जी की है। उसके बाद आता है महालेखा परीक्षक की वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त कर
संसद में प्रस्तुत करवाने की जिम्मेदारी भी किसकी है? राष्ट्रपति जी की है। अब बात करते हैं न्यायिक शक्तियों की। न्यायिक शक्तियों की अगर हम बात करें बच्चों, तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करने की जिम्मेदारी किसकी है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को चुनने का अधिकार भी राष्ट्रपति जी के पास है। ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं। अब बात आपको ये ध्यान रखनी है बच्चों कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को नियुक्त करने में राष्ट्रपति जी को वहां के मुख्य न्यायाधीश की क्या लेनी पड़ती है? सलाह लेनी पड़ती है। इसके अलावा राज्य के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को नियुक्त करने में मुख्यमंत्री और वहां के राज्यपाल की भी सलाह लेनी पड़ती है। लेकिन एक प्रणाली हमारे दिमाग में आनी चाहिए, कॉलेजियम। कॉलेजियम का मतलब यह है कि 1999 के बाद जो सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीशों का कॉलेजियम है, इनके निर्णयों की या इनके आदेशों की अवहेलना राष्ट्रपति जी नहीं करते हैं, क्योंकि इस कॉलेजियम के द्वारा जो भी डिसाइड किया जाता है उसके आधार पर ही राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। अब बात आती है महान्यायवादी सहित केंद्र सरकार के जितने भी विधि अधिकारी हैं, उनकी नियुक्ति करने का अधिकार भी राष्ट्रपति जी के पास है। क्षमादान करने, दंड को कम करने या कुछ समय के लिए स्थगित करने का अधिकार भी राष्ट्रपति जी के पास है। एक बात आपको जो पूछा जा सकता है, ध्यान रखना, मृत्यु दंड को माफ करने का अधिकार केवल राष्ट्रपति जी के पास है, राज्यों में राज्यपाल को भी नहीं है। राज्यों में राज्यपाल दंड को कम कर सकता है, स्थगित कर सकता है, लेकिन मृत्यु दंड को माफ केवल राष्ट्रपति जी ही कर सकते हैं। उसके अलावा जो राष्ट्रपति है उनके ऊपर फौजदारी मामला नहीं चलाया जा सकता। तो ये न्यायिक शक्तियां हैं राष्ट्रपति जी की। तो हमने राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, राष्ट्रपति की बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, उनकी उन्मुक्तियां और विशेषाधिकारों के बारे में अध्ययन किया। अब बच्चों, आपने देखा कि वास्तव में राष्ट्रपति जी नियुक्ति संबंधी कार्य भी करते हैं, मृत्युदंड को माफ भी कर सकते हैं, लेकिन ये सारी शक्तियां औपचारिक हैं, क्योंकि संसदीय शासन व्यवस्था में शासन के दो प्रमुख होते हैं, एक औपचारिक प्रमुख होता है और एक वास्तविक प्रमुख होता है। आप सबको पता होना चाहिए कि हमारे भारत में संसदीय शासन व्यवस्था के स्वरूप को स्वीकार किया गया और ये संसदीय शासन व्यवस्था हमने ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण की है। उसी के नाते हमारे भारत का औपचारिक प्रधान जो राष्ट्राध्यक्ष है वो है राष्ट्रपति जी, लेकिन इन सभी शक्तियों का प्रयोग जो है, वास्तविक प्रयोग है, वो कौन करता है? वो प्रधानमंत्री जी करते हैं। और ये बात हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 में लिखी हुई है कि राष्ट्रपति जो भी कार्य करेगा उसमें प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य है। तो अनुच्छेद 74 के आधार पर राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का अध्यक्ष है। उन सभी शक्तियों का प्रयोग कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर साहब ने कहा है कि राष्ट्रपति की स्थिति बिल्कुल वही है जो ब्रिटिश संविधान में राजा की है, बस वहां का पद वंशानुगत है और हमारा राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। राष्ट्रपति संवैधानिक प्रधान है, वास्तविक शक्तियां उसके पास नहीं है। वास्तविक शक्तियां किसके पास है? प्रधानमंत्री जी के पास है। राष्ट्रपति जी की शक्तियां औपचारिक है, मंत्री परिषद वास्तविक कार्यपालिका की शक्तियों का क्या करता है? प्रयोग करता है। हाँ, हमारे देश का समस्त प्रशासन केवल राष्ट्रपति के नाम से चलता है। इसके अलावा सरकार को परामर्श, प्रेरणा और चेतावनी देने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति जी के पास। आपने पहले देखा कि राष्ट्रपति केवल औपचारिक प्रधान है, उसके नाम से शासन चलता है, वास्तविक कार्यपालिका शक्ति मंत्रिपरिषद के पास है, लेकिन फिर भी हम केवल औपचारिक नहीं कह सकते, क्योंकि आपातकाल में समस्त देश का प्रशासन राष्ट्रपति जी के पास आ जाता है। जब गठबंधन सरकार होती है, किसी भी दल को बहुमत नहीं होता है, उस समय प्रधानमंत्री
को चुनने में राष्ट्रपति के पास में एक विशेष अधिकार आ जाता है। इसके अलावा किसी भी मंत्री के विचार को पुनर्विचार के लिए वापस लौटा सकने का अधिकार भी राष्ट्रपति जी के पास है। तो हम केवल औपचारिक शक्तियां ही नहीं कह सकते राष्ट्रपति जी के पास, किसी भी मंत्री से कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकता है। यह अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति जी के पास है, अनुच्छेद 78 के अनुसार। मंत्रियों द्वारा दिए गए निर्णयों की सूचना राष्ट्रपति को भेजने की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री जी के पास है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि संविधान ने राष्ट्रपति जी को बहुत सारी शक्तियां दी है, लेकिन वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री जी के पास है। इसी कारण डॉक्टर अंबेडकर साहब ने कहा है, क्या कहा है कि भारत का राष्ट्रपति राज्याध्यक्ष तो है परंतु शासनाध्यक्ष नहीं। वह राष्ट्र का प्रतिनिधि है लेकिन राष्ट्र का शासन नहीं करता। राष्ट्र का शासन कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। और 42वें संविधान संशोधन के आधार पर हम कह सकते हैं, जो मैंने आपको बता दी है, कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद के परामर्श के अनुसार कार्य करने के लिए क्या है बच्चों? बाध्य है। राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह के आधार पर ही कार्य करेगा। अब हम पढ़ते हैं राष्ट्रपति के बाद में उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों का चुनाव एक निर्वाचक मंडल करता है। कौन करता है? निर्वाचक मंडल करता है। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य मिलकर के उपराष्ट्रपति का चुनाव उसी आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर करते हैं। उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। अब बात आती है कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। पहली योग्यता सबको पता है, भारत का नागरिक होना चाहिए। वही राष्ट्रपति जी की तरह इसकी आयु भी 35 वर्ष होनी चाहिए। उधर आपने पढ़ा था कि राष्ट्रपति बनने के लिए लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, जबकि उपराष्ट्रपति बनने के लिए राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति को पदच्युत लोकसभा और राज्यसभा में 2/3 बहुमत से पारित करके उपराष्ट्रपति जी को उनके पद से हटाया जा सकता है। अब बात आती है कि उपराष्ट्रपति करता क्या है। आप सबको पता होना चाहिए, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होने के नाते राज्यसभा की कार्यवाहियों का संचालन करता है, अध्यक्षता करता है, बोलने की अनुमति देता है, राज्यसभा की सभी कार्य संचालन संबंधी गतिविधियां करने का अधिकार उपराष्ट्रपति रखते हैं। तो राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है, सदन में व्यवस्था बनाए रखता है, सदन के सदस्यों को बोलने की अनुमति देता है और मतदान करवाता है। अगर मान लो समान मत है तो निर्णायक मत देता है, और जब राष्ट्रपति उपस्थित नहीं है तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य करता है। अनुच्छेद 65 के अनुसार, अनुच्छेद 65 के अनुसार राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है उपराष्ट्रपति। अब बात करते हैं बच्चों हम प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की। मैंने आपको बताया था कि संसदात्मक शासन व्यवस्था में नाम मात्र का अध्यक्ष होता है और वास्तविक अध्यक्ष होता है। नाम मात्र का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, लेकिन वास्तविक जो शासन संभालता है वो प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद संभालती है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, और किसको करेगा? जिस दल को बहुमत होगा उस दल के नेता को प्रधानमंत्री बनने के लिए आमंत्रित करता है। मंत्री परिषद की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, लेकिन उसमें सलाह किसकी लेता है? प्रधानमंत्री की सलाह लेता है। तो आपसे पूछा जाए प्रधानमंत्री को कौन चुनता है? राष्ट्रपति। मंत्री परिषद के सदस्यों को कौन चुनता है? राष्ट्रपति। किसको चुनेगा? जिस दल को बहुमत प्राप्त होगा उस दल के नेता को प्रधानमंत्री बनने के लिए क्या किया जाएगा? आमंत्रित किया जाएगा। अब जो भी प्रधानमंत्री या मंत्री परिषद का सदस्य होगा उसे क्या करना पड़ेगा? मंत्री बनने के लिए संसद का सदस्य होना आवश्यक है। अगर मान लो मंत्री बन गया और संसद का सदस्य नहीं है
तो 6 महीने के अंदर अंदर उसको सदस्यता प्राप्त करनी होगी। और लोकसभा और राज्यसभा कहीं से भी वो मेंबर होना चाहिए प्रधानमंत्री बनने के लिए। और आप सबको पता होना चाहिए, सबसे पहली बार जो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी उस समय वो राज्यसभा की सदस्यता उसने हासिल कर रखी थी। इसके अलावा मनमोहन सिंह जी भी राज्यसभा के सदस्य थे। एच.डी. देवगौड़ा जो कि बाद में उन्होंने राज्यसभा की सदस्यता को ग्रहण किया था। तो आप सबको पता होना चाहिए कि प्रधानमंत्री बनने के लिए संसद का सदस्य होना अनिवार्य है। अब बात आती है कि जो मंत्री परिषद है, इस मंत्री परिषद में 3 तरह के मंत्री होते हैं बच्चों। पहला कैबिनेट मंत्री, दूसरा राज्य मंत्री और तीसरा उपमंत्री। कैबिनेट मंत्री महत्वपूर्ण विभाग होते हैं और महत्वपूर्ण लोगों को ही ये कार्यभार दिया जाता है और स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री होते हैं। राज्य मंत्री कुछ कम महत्वपूर्ण विभाग होते हैं और इसमें राज्य मंत्री जो होते हैं वो स्वतंत्र रूप से भी कार्य करते हैं और कैबिनेट मंत्रियों के अंडर में भी कार्य करते हैं। उप मंत्री केवल सहायता देने के लिए बनाए जाते हैं। राज्य मंत्री और कैबिनेट मंत्रियों की सहायता करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए मंत्री कितने टाइप के होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। अब बात आती है कि आपने देखा कि हमारे देश की वास्तविक सत्ता प्रधानमंत्री जी के पास में है, लेकिन आप सबको ये भी पता होना चाहिए कि जब उनका प्रधानमंत्री और उसके दल का बहुमत अगर लोकसभा में नहीं होता है तो गठबंधन सरकार के टाइम प्रधानमंत्री की भूमिका कम हो जाती है। लेकिन प्रधानमंत्री देश का वास्तविक प्रधान होने के नाते बहुत सारे कार्य करता है। जैसे मैं बोलूं, लोकसभा का नेता लोकसभा में अपने सरकार के बारे में बताने वाला कौन होता है? प्रधानमंत्री जी होते हैं। सरकार का अध्यक्ष भी कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रपति जी का प्रमुख सलाहकार भी कौन होता है? प्रधानमंत्री। क्योंकि आपको मैंने बताया था कि प्रधानमंत्री केंद्र सरकार की नीतियों के बारे में राष्ट्रपति जी को अवगत कराने की जिम्मेदारी रखता है। उसके बाद होता है देश का सुस्पष्ट वक्ता। देश को परिभाषित या देश के सामने बोलने वाला वक्ता भी कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। मंत्री परिषद का गठन करता है, मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करता है, मंत्रिमंडल में किसी भी मंत्री को पदच्युत कर सकता है, किसी से भी इस्तीफा ले सकता है और मंत्री परिषद इसी के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बनी रहती है। इसके अलावा कोई भी मंत्री सीधा राष्ट्रपति जी से नहीं मिल सकता। राष्ट्रपति से मिलने के लिए उसको प्रधानमंत्री की अनुमति लेनी होती है। तो मंत्रिमंडल की सूचनाओं को राष्ट्रपति तक पहुंचाता है और राष्ट्रपति की बात को मंत्री परिषद तक पहुंचाने का कार्य प्रधानमंत्री करता है। इसीलिए प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति और मंत्री परिषद के बीच की कड़ी माना जाता है। सरकार का प्रमुख वक्ता होता है और विभिन्न देशों से अंतर्राष्ट्रीय संधि और समझौते करने की जिम्मेदारी भी प्रधानमंत्री जी के पास होती है। अब आपने देखा कि बार बार में मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल दोनों शब्दों का प्रयोग हो रहा है और कई बार इन दोनों शब्दों को एक साथ मतलब एक दूसरे के पूरक के रूप में प्रयोग कर लिया जाता है। लेकिन बच्चों, मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में फर्क है। वो क्या है? देखो, मंत्री परिषद में सभी प्रकार के मंत्री शामिल होते हैं, जैसे कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री। ये तीनों तरह के मंत्री मिलकर के क्या बनाते हैं? मंत्री परिषद। जबकि मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री और प्रधानमंत्री शामिल होता है। इसके अलावा मंत्री परिषद में लगभग 70 मंत्री होते हैं, जबकि मंत्रिमंडल छोटा होता है, उसमें केवल 15 से 20 मंत्री होते हैं। उसके अलावा बैठक कभी कभी ही होती है मंत्री परिषद की, लेकिन मंत्रिमंडल की आवश्यकता अनुसार कभी भी बैठक बुलाई जा सकती है। इसके अलावा सरकार की नीतियों का निर्धारण करने की जिम्मेदारी मंत्री परिषद के हाथ में नहीं होती है, मंत्रिमंडल के हाथ में होती है। तो ध्यान रखना बच्चों, मंत्री परिषद बड़ा निकाय है जबकि मंत्रिमंडल छोटा निकाय है। बाकी इन सब के लिए मंत्री परिषद शब्द का ही प्रयोग किया जाता है। कैबिनेट मंत्रियों के लिए मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर समझने का एक ये भी है कि आप कैबिनेट मंत्री,
राज्य मंत्री और उपमंत्री और प्रधानमंत्री, इन चारों को अगर हम मिला देंगे तो मंत्रिपरिषद बन जाएगी। और केवल कैबिनेट मंत्री और प्रधानमंत्री को मिलाएंगे तो क्या बनेगी? मंत्रिमंडल बनेगी। अब आता है कि मंत्रिमंडल, आप सबको पता है कि प्रधानमंत्री अकेला कुछ भी नहीं कर सकता। प्रधानमंत्री मंत्री परिषद की सलाह के आधार पर ही समस्त देश के प्रशासन को संभालता है। सरकार की नीतियां बनानी है तो मंत्री परिषद बनाएगी। तो आप सबको पता होना चाहिए कि हमारे देश के सरकार की धुरी जो है, हमारी सरकार की जो केंद्रीय धुरी है, उसको मंत्री परिषद को माना जाता है। कार्यपालिका संबंधी सभी शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद करती है। देश की आंतरिक और विदेशी नीतियों का निर्धारण भी मंत्री परिषद करती है, नीतियां बनाती है, राष्ट्रीय वित्त पर नियंत्रण करती है और राष्ट्रपति जी जो अभिभाषण देते हैं संसद अधिवेशनों में, उस अभिभाषण की विषय वस्तु को तैयार करने के पीछे भी मंत्री परिषद का हाथ होता है। इसके अलावा संसद के कार्यक्रम की रूपरेखा बनाने की जिम्मेदारी भी मंत्री परिषद के हाथ में होती है। तो आपने देखा, मंत्री परिषद हमारे देश की वास्तविक कार्यपालिका समझी जाती है। अब बात आती है कि जो भी मंत्री होते हैं, आप सबने देखा कि मंत्रियों को नियुक्त राष्ट्रपति जी करते हैं, लेकिन मंत्री जो होते हैं वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं और व्यक्तिगत रूप से भी लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी होते हैं। जैसे मैं बोलूं कि प्रधानमंत्री अगर इस्तीफा दे दे तो उसकी मंत्री परिषद अपने आप भंग हो जाती है। तो सामूहिक मान के चलो कि अगर एक मंत्री का निर्णय को प्रधानमंत्री जी ने स्वीकार कर लिया या एक मंत्री उस बात को स्वीकार नहीं कर रहा, तो उस मंत्री को उस बात को स्वीकार करने के अलावा कोई इलाज नहीं होता है। तो उस मंत्री को सामूहिक उत्तरदायित्व की विधि के आधार पर सभी मंत्रियों को आपसी सलाह और मशवरा एकमत करके विचार प्रस्तुत किए जाते हैं। इसमें कोई एक अकेला मंत्री क्या नहीं कर सकता? मना नहीं कर पाता है। इसलिए मंत्री परिषद सामूहिक उत्तरदायित्व के आधार पर लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है और व्यक्तिगत उत्तरदायित्व के आधार पर भी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। और लोकसभा के प्रति उसका जो व्यवहार है, उसके आधार पर देखा जाता है कि इस मंत्री को रखा जाना चाहिए या उसको पदच्युत कर दिया जाना चाहिए। और प्रधानमंत्री को पदच्युत करने का अधिकार प्राप्त है वास्तविक रूप से। तो आज हमने संघीय कार्यपालिका के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति और मंत्री परिषद के बारे में पढ़ा। धन्यवाद।